मित्रों, पिछले लगभग 4.5 से अधिक वर्षों से मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विकास का हर संभव प्रयास किया है। उनकी कोशिश अनवरत जारी है कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बने। हमारे इस सत्र का विषय भी यही है, जवाबदेह यूपी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे दूरदर्शन के राजनैतिक मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ एंकर अशोक श्रीवास्तव। कृपया मंच पर पधारें अशोक। मैं इन पंक्तियों के साथ मंच सौंपता हूं अशोक को कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना फिर न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूरदर्शन, डीडी न्यूज और डीडी उत्तर प्रदेश के डीडी कॉन्क्लेव के 2 दिन के पहले डीडी कॉन्क्लेव के आखिरी दिन और इस आखिरी सत्र में आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनको लेकर के चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी होती है, लगातार होती है। और देश के सबसे चर्चित चेहरों में से एक, देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार महाराज जी। और मैं ये कह सकता हूं कि डीडी न्यूज का ये कॉन्क्लेव जो है, और सिर्फ कॉन्क्लेव नहीं, डीडी न्यूज की भूमिका जो है, महाराज जी ने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला था, दायित्व संभाला था, तो डीडी न्यूज ने उनके साथ पहला इंटरव्यू किया था। यानी पहला इंटरव्यू महाराज जी ने डीडी न्यूज को दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद। और आज जबकि चर्चा है, ऐसी संभावना है कि आज शाम तक आचार संहिता लग जाएगी, तो आखिरी इंटरव्यू चुनाव में जाने से पहले भी डीडी न्यूज का होगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार महाराज जी। देखिए, मैं सबसे पहले डीडी न्यूज को और महानिदेशक दूरदर्शन और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी परंपरागत छवि से उभर करके एक इस प्रकार का कॉन्क्लेव भी यहाँ पर किया है, आयोजित किया है, और वो भी पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है। तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दूरदर्शन परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश में हर एक क्षेत्र में बदलाव आया है, कुछ नया परिवर्तन देखने को मिला है, वह बदलाव और उस परिवर्तन का साक्षी दूरदर्शन और डीडी न्यूज़ भी बन रहा है। यह हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं एक बार फिर से अपने प्रदेश की राजधानी में दूरदर्शन परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत भी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। सवालों का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज जबकि संभावना है कि देर शाम तक चुनावों का ऐलान हो जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी क्या कुछ कहने वाले हैं। महाराज जी, सबसे पहली बात है कि देखते ही देखते 5 साल बीत गए, 5 साल पूरे हो गए। बड़ा सा बड़ा टॉपर भी जो होता है, जो मेधावी छात्र होता है, वो भी जब परीक्षा में जाता है तो दिल उसका दुख दुख करता है, उसको लगता है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब जबकि चुनाव का ऐलान अगर हो जाता है और आपको जाना ही है चुनाव में, तो क्या आत्मविश्वास से भरे हुए थोड़ी दिल में दुख दुखी होती है, चुनौती है, थोड़ा डर है? देखिए, साल भर में जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता है, अपनी क्लास को अटेंड नहीं करता है, या जिसकी समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो उसको ज़्यादा घबराहट होती है। जिसने रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड की हो, जिसने अपना कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया हो और हर एक फील्ड में अच्छा करने का प्रयास किया हो, तो उसके लिए तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के जाने की एक उत्सुकता होगी। और मुझे लगता है कि मैं उन विद्यार्थियों में से हूँ
जिसने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के विजन को, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। ये दुखी विपक्ष के लिए जरूर पैदा करेगा कि अगली बार वे विपक्ष में बैठने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये उनके लिए जरूर घबराहट पैदा करेगा। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई घबराहट नहीं, बल्कि ये एक उत्सव होगा। इलेक्शन एक उत्सव होगा और इलेक्शन को उसी उत्सव के रूप में हम लोग उसका आनंद भी लेंगे। लेकिन महाराज जी, इलेक्शन जाहिर सी बात है उत्सव होगा, पर बहुत चुनौतियां होंगी। जाहिर सी बात है पॉलिटिकल फ्रंट पर नहीं, लेकिन जिस तरह से कोरोना को लेकर के एक बार फिर से जो है लोगों के मन में आशंका है, देश भर में जो है कोरोना जो पांव पसार रहा है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि लोगों तक पहुंच पाना, अपनी बात कह पाना, या फिर एक बार फिर से जो दूसरी लहर थी कोरोना की वैसी सिचुएशन ना आए? हालांकि मैं आज सुबह ही देखा कि ऑक्सीजन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। तो आपको लगता है ये सब चुनौतियां होंगी कोरोना की? देखिए, कोरोना एक महामारी है। कोरोना की 2 वेव को हम लोगों ने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। थर्ड वेव, सेकेंड वेव की तुलना में अगर हम देखें तो संक्रमण में तीव्रता है, लेकिन उतना वह क्रिटिकल नहीं है और उतना खतरनाक भी नहीं है। हाँ, बीमारी है तो बीमारी में सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, कमज़ोर इम्यूनिटी के लोगों को और बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना होगा। ये हर एक की प्राथमिकता होती है और हमारे ये कार्यक्रम पहले से चल भी रहे हैं। मैं नियमित रूप से आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन 25 मार्च 2020 से अब तक कोविड प्रबंधन की बैठक की समीक्षा स्वयं करता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक होगा। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 2 लहर का सफलतापूर्वक सामना भी किया और बेहतरीन कोरोना प्रबंधन से देश में भी और दुनिया में भी एक सराहना अर्जित की है। और मुझे लगता है कि थर्ड वेव आ चुकी है। थर्ड वेव में घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से इसका सामना करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वे अपना वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, क्योंकि यह फ्री है, सबके लिए है। 15 वर्ष से ऊपर का हर एक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का डोज ले सकता है। और जो सतर्कता और सावधानी इसके लिए की गई है, जो गाइडलाइन बनाई गई है, उस गाइडलाइन का पालन करते हैं तो कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी हम लोग हैं ना कोरोना से जूझने के लिए। जाहिर सी बात है लोग सरकार पर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं टकटकी लगा के। लेकिन मैं ये महाराज जी जानना चाहूँगा कि भाई कोरोना की जो सेकंड वेव थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, पूरे देश भर में हुआ। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से लगातार काम किया, अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं पत्रिकाओं की, मैगजीन्स की बात करूं, कई ने बहुत तारीफ की, बड़े बड़े राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है भाई कोरोना में जो है उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार जो उस तरह के नतीजे नहीं दे पाई। क्या कहेंगे आप, जवाब कैसे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष का एक भी नेता, मुझे लगता है उन पार्टियों का नाम लेने से हमारी जवानी खराब होगी, चाहे वह भाई बहन की पार्टी हो, चाहे वह चाचा भतीजे की पार्टी हो, चाहे वह बुआ की पार्टी हो। मुझे लगता है कि इनका कोरोना में किसी का अता पता था? कोई भी था? देखिए, कोरोना कालखंड में तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन पूरे देश को मिल रहा था, या प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के वैक्सीन निर्माता कंपनियों का विजिट कर रहे थे, वैज्ञानिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे थे, पूरे देश के अंदर संवाद बना रहे थे, समाज के अलग अलग तबकों का प्रोत्साहित कर रहे थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकारें काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं देखूं, या तो भारत सरकार का या राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें ही काम कर रही थी। अगर राजनीतिक दलों में हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने उस दौरान एक नारा दिया था कि सेवा ही संगठन, यानी सेवा। हम इस समय कोई संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं करेंगे, संगठन का हर कार्यकर्ता सेवा के संकल्प के साथ
जमीन पर उतरेगा और मानवता की सेवा में अपना योगदान देगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प है कि संकल्प के साथ जमीन पर उतरा था, एक एक व्यक्ति की सेवा कर रहा था। तो स्वाभाविक रूप से कोरोना कालखंड में संकट का साथी बीजेपी है, संकट का साथी केंद्र और प्रदेश सरकार है, तो मुझे लगता है कि चुनाव में भी जनता इस बात को जरूर ध्यान देगी। एक दूसरा जो अन्य बातें हैं, जीवन भी और जीविकाओं को बचाने का कार्य भी, ये उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी प्रदेश के अंदर लागू किया। बहुत अच्छे ढंग से एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाना और बेहतरीन परिणाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। 25 करोड़ में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मौतें, यानी मैं पहली मार्च 2020 से लेकर के आज तक की बात करूं तो 22,900 मौतें यूपी के अंदर कोविड से हुई हैं। 22,900 मौतें। अमेरिका की आबादी उत्तर प्रदेश से कुछ ही बड़ी है, यानी लगभग 33 करोड़ है। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश से अच्छा होगा, उनके पास सुविधाएं उत्तर प्रदेश से अच्छी होंगी। अमेरिका के अंदर मौतें हुई है 6.5 लाख। अब अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किसका अच्छा है। वहां पर होने वाली मौतें या उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के माध्यम से जीवन को बचाना भी और जीविका को बचाने के लिए किए गए बेहतरीन प्रयास हैं। ये सब संभव हो पाया प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से। दूसरा, ऑक्सीजन की क्राइसिस सेकेंड वेव के दौरान आई थी। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश में 551 ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए हैं और ये ऑक्सीजन प्लांट में आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। ये सभी 551 ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हैं, यानी इनको कभी भी आप चला सकते हैं, ये क्रियाशील हैं और अपनी सेवाएं प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। इसमें पीएम केयर से भी लगे थे, विभिन्न संस्थाओं ने CSR से भी यहाँ पे लगाए थे, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर ये सभी स्थापित किए थे। इसलिए अब ये कोई समस्या नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। हमारे पास L1, L2, L3 के कोविड प्रबंधन से संबंधित कोविड उपचार के लिए 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। थर्ड वेव में एक चीज़ देखने को मिल रही है, सेकेंड वेव में चीज़ देखने को मिलती थी कि 75 से 80% मामले हॉस्पिटलाइज जाते थे और इसमें हमने थर्ड वेव में इस बात को देखा है कि 99% लोग ऐसे हैं जिनका होम आइसोलेशन में ही, यानी घर में ही जिनका उपचार हो सकता है, वो होम आइसोलेशन में है। हमारी निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर हमारे हर जनपद में बने हुए हैं। यहाँ से हमारे एक व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं, मेडिसिन किट वितरित कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, क्योंकि बीमारी को कभी कम तर करके नहीं आंकना चाहिए। और यही कोरोना के संदर्भ में अब तक के पिछले आंकड़े इसी बात को कहते हैं। हम इसी बात को लेकर आगे भी कार्य कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। विपक्ष मुद्दाविहीन है, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप उसको लगाना ही विपक्ष का काम भी है, और विपक्ष का जो काम होना चाहिए वो अपना काम कर रहा है। विपक्ष अपना काम करे, लेकिन महाराज जी एक बात और कि कोरोना के समय में लाखों मजदूरों को लोगों ने पलायन करते देखा, लाखों परिवार थे जिनकी रोजगार पर, जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा। क्या आपको लगता है कि उनका पूरी तरह से प्रॉपर केयर हुआ उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन में देखिए उत्तर प्रदेश का नाम है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक कामगार और श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करते थे या दूसरे देशों में काम करते थे, और फर्स्ट वेव के बाद यानी लॉकडाउन के दौरान कुछ राज्यों ने तो बहुत दुर्व्यवहार किया था हमारे कामगार और श्रमिकों के साथ। उनके बिजली पानी के कनेक्शन कटवा दिए, उनको हर प्रकार से वहाँ पे प्रताड़ित किया गया, राशन बंद कर दिया गया और उन लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। हमने अपने परिवहन निगम के जो हमारे पास बसेस थी, हमने इनका उपयोग किया, उन सबको उनके गंतव्य तक पहुंचाने में योगदान किया। हमें भारत सरकार ने ट्रेन उपलब्ध करवाई, हम ट्रेन के माध्यम से भी उनको उपलब्ध करवाए।
मैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को कह सकता हूं कि कोरोना कालखंड की फर्स्ट वेव के दौरान उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ कामगार और श्रमिक आए थे, जिसमें 40 लाख यूपी के थे। शेष बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक भी उत्तर प्रदेश से होते हुए ही उन राज्यों में गए। राज्य सरकार ने उनके यहाँ पर सुरक्षित रहने, खाने की व्यवस्था और जो दूसरे राज्यों के थे उनको सुरक्षित उनके राज्यों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। दूसरा, जो 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए, हर व्यक्ति कहता था ये क्या होगा। उत्तर प्रदेश में हर एक कामगार और श्रमिक का हम लोगों ने यहाँ पर स्किल मैपिंग कराई थी और स्किल मैपिंग के माध्यम से उसके अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य भी यहाँ पर किया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल कोरोना कालखंड के अंदर बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के दौरान जो कार्यक्रम चलाए हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। बिना भेदभाव के प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के कार्यक्रम हो, लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी है। एमएसएमई सेक्टर में 1,61,000 से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है और स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को हमने प्रदेश के अंदर जोड़ने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, देश के अंदर सबसे युवा राज्य, लेकिन उत्तर प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देश के अंदर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा है कि 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% से अधिक था, आज ये घट करके 4% रह गया है, क्योंकि एक व्यवस्थित सुनिश्चित योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के जो कार्यक्रम चले हैं उसके परिणाम उसी रूप में हमारे सामने आए हैं और हम लोग प्रदेश के अंदर हर नौजवान को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं उसको और तेजी के साथ आगे। महाराज जी, विपक्ष कहता है कि नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है। विपक्ष कहता है कि नीति आयोग के आंकड़े निकालता है, कहता है देखिए बेरोजगारी की दर क्या है। ये सब चीज़ें विपक्ष लगातार हमले करता रहता है इन मुद्दों पर। तो आप विपक्ष की, जाहिर सी बात है विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन फिर भी जब इस तरह के आंकड़े पब्लिक में रखे जाते हैं तो क्या परसेप्शन बनता है? देखिए, विपक्ष की अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में विवाद होता था कि इसकी वसूली कौन करेगा। चाचा भतीजे में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है लेकिन अभी से उनके यहाँ बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी, क्योंकि ये बेईमानी और भ्रष्टाचार उनके जीन्स का हिस्सा है। उन लोगों ने कभी अच्छा सोचा ही नहीं, अच्छा किया ही नहीं, तो ये अच्छा बोल भी कहां से सकते हैं। तो वह तो जो पुरानी आदत है वही बोलेंगे। प्रदेश के बारे में, देश के बारे में कभी अच्छा बोला नहीं, अच्छा सोचा नहीं, तो अच्छा सोच बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमने जो कहा है वह करके दिखाया है और राज्य में मिले हुए राज्य में जिन नौजवानों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, स्वतः रोजगार के साथ जो लोग जुड़े हैं वे पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक गांव, किसी एक जनपद में, पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। हर एक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और उसका लाभ हमें चुनाव में प्राप्त होगा। तो फर्क दिखता है क्या? क्योंकि बड़ा एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी का चल रहा है, फर्क दिखता है और मैं देख रहा हूं कि विपक्ष भी अब तो फर्क दिखने की बात करने लगा है। हाँ, अच्छा, फर्क क्यों नहीं दिखेगा। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे, पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वे स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे
जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ भेजती थी। 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है कि उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर है। मिशन शक्ति के फेज थर्ड का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसमें न केवल सुरक्षा को बल्कि महिला और बेटियों के सम्मान को और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके जो बृहद अभियान चल रहा है, बड़े पैमाने पर कोई मानता है। आज उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस की बात करूं मैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जितनी महिला आरक्षी और महिला पुलिस अधिकारी थी, 2017 में, अब जब 2022 में हम आए हैं तो इनकी संख्या 2017 से बढ़कर के 3 गुना अधिक हो गई है। यानी अतिरिक्त महिलाओं की भर्ती और उन्हें प्रोत्साहन करके पुलिस सेवा में लाया गया। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती में, ऐसे जीवन के क्षेत्र में। दूसरा, रोजगार का सृजन और कैसे स्वावलंबन का कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी, हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग का सारा कार्य। अब वे बेटियां गांव के अंदर किसी बुजुर्ग को, किसी व्यक्ति को अपना पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी इस कार्य को संपन्न करेंगे। हर गांव में हम लोगों ने एक ग्राम सचिवालय का निर्माण कर दिया। यानी आश्चर्य होता था, हम राज्य स्तर पर सचिवालय बनाते थे, जनपद स्तर पर विकास भवन बनाते थे, लेकिन इस विकास के कार्य को जहां इंप्लीमेंट होना है वहां पर उसके लिए कोई भवन नहीं था। उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है। ग्राम सचिवालय के साथ एक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी जुड़ी है। ग्राम सचिवालय के साथ एक ग्राम सहायक जुड़ा हुआ है, जो गांव की योजना को बनाने में गांव के ग्राम प्रधान का सहयोग कर रहा है। वह कंप्यूटर के, हर एक ग्राम पंचायत में, ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर लग चुके हैं। हमने ज़्यादातर ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ करके तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है। गांव के हर व्यक्ति को गांव के अंदर ही सुविधा प्राप्त हो, उसको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लेना हो। गांव के ग्राम प्रधान को कोई विकास कार्य कराना है, एमबी के लिए उसको किसी एक एजेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार ने इम्पैनल्ड कर रखा है। सरकारी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी नहीं है, निजी क्षेत्र के भी कुछ आर्किटेक्ट और कुछ सिविल इंजीनियर ऐसे होंगे जो आपको ये सेवाएं प्रदान करेंगे। आप उससे इसके एमबी कराइए, हम थर्ड पार्टी से उसकी जांच करवाते हैं और एक समय सीमा के अंदर सारी योजना वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है और उसका लाभ हर एक व्यक्ति को प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। योगी जी, जाहिर सी बात है कि फ़र्क दिखता है, बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन है। और अभी आपने दंगों की बात की तो हमें याद है कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाते हैं 500 दंगे उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में हुए। पिछली 12 से 17 के बीच में इतने दंगे हुए थे और 17 से अब तक आप देखेंगे जीरो दंगे हुए हैं। ठीक है, ये फर्क साफ है। बिल्कुल, ये भी फर्क साफ है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो आपने कहा, हमें ये भी याद है कि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए जो है अखिलेश सरकार ने जो है बाकायदा पिटीशन डाल दी थी, लेकिन हाई कोर्ट, देखिए उन्होंने पिटीशन डाली नहीं थी। हाँ, उन्होंने मुकदमे वापस लेने के लिए आदेश जारी कर दिया था। हाँ, हाई कोर्ट में एक सज्जन ने अपनी वहां पे PIL डाली और उसके माध्यम से कोर्ट से गुहार की कि आतंकवादी छूटेंगे तो कहीं कोई फूल तोड़े, पुष्प वर्षा नहीं करने वाले हैं, ये सब फिर बम विस्फोट करेंगे। क्योंकि इसमें 3 जगह तो ये थे, यानी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या, 3 जनपदों में तो कचहरियों पर भी हमले हुए थे। 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहले हमला होता है। 2007 में काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता है। रामपुर में CRPF कैंप पर हमला होता है। अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर भी हमला होता है। आस्था के साथ साथ सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर और न्यायपालिका पर भी हमला हुआ था। उन आतंकवादियों के मुकदमों को अखिलेश सरकार वापस लेने की शरारत कर रही थी, जो तत्कालीन न्यायपालिका ने तत्कालीन समय में उस पर रोक लगाई थी। अन्यथा भी सभी आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो गए होते, क्या स्थिति होती। गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार जो आतंकी थे,
उनको भी, उनके भी मुकदमों को सरकार वापस ले रही थी। और मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के हाईकोर्ट को, जिन्होंने उस समय इन मुकदमों को वापस नहीं होने दिया था। अन्यथा क्या नजारा होता। तो पिछली सरकार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, हमारी सरकार आतंकवादियों से निपटने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सेंटर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित करती है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अपराधी और किसी भी प्रकार की एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमारी सरकार निपटती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। पिछली सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए नहीं थी, गरीब के उत्थान के लिए नहीं थी, महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं थी, युवाओं के रोजगार के लिए नहीं थी और किसानों की खुशहाली के लिए भी नहीं थी। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, अब पेशेवर अपराधियों के प्रति थी। और मुझे लगता है इसीलिए जनता ने उसको 2017 में सबक सिखाया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपने इस रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति 2022 में फिर करने जा रही है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊँगा, रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति कैसी होगी। लेकिन कानून टूटता था, ये दिखता था। आज आप कहते हैं कि वो सब चीज़ें नहीं, दंगे नहीं होते, आतंकवादियों को कोई प्रश्रय नहीं मिलता। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भाई योगी जी अपना ही कानून चलाते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सुना, देश में कहीं ऐसा नहीं होता कि माफियाओं की जो बिल्डिंग है उन पर बुलडोजर चल जाते हैं अवैध कब्जे हटाने के लिए। किसी ने नहीं देखा कि कुछ लोग दंगे में शामिल होते हैं तो उनके पोस्टर लग जाते हैं लखनऊ में। तो वो ये चीज़ कहीं देश में होती नहीं थी। तो लोग कहते हैं कि योगी जी अपना कानून चलाते हैं। देखिए, मुझे प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली को ध्यान में रखना है। अगर उसके उत्साह और उसके उमंग के लिए किसी माफिया, पेशेवर माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाना आवश्यक है तो वह भी हम चलाएंगे और हमने चलाया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने काम किया है। इसलिए आवश्यक था क्योंकि यही जनता दबी थी, यही जनता की आवाज़ इन माफियाओं के सामने दबाया जाता था। वह किसी गरीब का, किसी कमज़ोर का, किसी दलित का, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करते थे, विकास की योजनाओं पर डकैती डालते थे, कोई उनको रोक टोक नहीं थी। उनके अवैध संपत्ति का उन्होंने सृजन किया। और बहुत सारी जगह तो यहाँ लखनऊ में तो एनिमी प्रॉपर्टी पर, एनिमी प्रॉपर्टी, उसमें राज्य सरकार केवल उसका कस्टोडियन होता है। डीजीपी बंगले से 500 मीटर की दूरी पर एक माफिया ने अपनी 4 हवेली खड़ी कर दी थी। हम लोगों ने पूछा भी आखिर ये कैसे? 2011 से लेकर 2016 के बीच में सब बने थे, इल्लीगल था। हमने कहा भी अवैध तरीके से बनाया गया है, तो अब जो अवैध है तो उसके लिए तो बुलडोजर ही उसका साथी हो सकता है। तो उसमें बुलडोजर चले हैं। जहां पर सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, वो मेरी संपत्ति व्यक्तिगत नहीं है। आपको मुझसे विद्वेष हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को क्यों हम नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपको मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना, मेरे खिलाफ लड़िए, मेरे खिलाफ बोलना, मेरे खिलाफ बोलिए। वो प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से मिला हुआ पैसा है, जिसको वो सार्वजनिक संपत्ति खड़ी हुई है, देश की संपत्ति है, वो राज्य की प्रॉपर्टी है। हम कस्टोडियन मात्र उसके हैं। लेकिन मेरा यह दायित्व बनता है कि उसकी संपत्ति, उस संपत्ति की रक्षा हम करें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति जलाई है, उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया है। ये प्रवृत्ति थी पहले 2017 के पहले, उन संपत्तियों को नष्ट करने वाले लोगों को सम्मानित करती थी राज्य सरकारें। हमने कहा भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका इन्हें भुक्तभोगी होना चाहिए। हमने कानून बनाया, पहले हमने ऑर्डिनेंस लेके आए। जब माननीय न्यायालय में इसकी सुनवाई होने लग गई तो हमने एक्ट बनाया। एक्ट बना करके फिर पोस्टर भी चस्पा किए और उनसे वसूली भी प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कानून का राज है तो इसलिए है क्योंकि एक गरीब, एक गांव, एक किसान, एक नौजवान और एक महिला के प्रति सरकार जितनी संवेदनशील है, उतना ही अपराधियों और एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट के प्रति सरकार उतनी सख्त भी है। ये दोनों जब एक साथ चलेंगे, शास्त्र और शस्त्र दोनों में जब समन्वय होगा तो राज्य की व्यवस्था चलती है। जब दोनों में विसंगति होगी तो असंतुलन कहीं का नहीं छोड़ती किसी को।
इसलिए असंतुलन राज्य की व्यवस्था में ना आए, इसके लिए हम लोगों ने एक इस प्रकार की कार्रवाई को यानी आगे उत्तर प्रदेश में ये भी है कि सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो योगी जी कब किसके कहाँ पोस्टर चिपका देंगे और उसको पूरे देश में ख्याति मिल जाएगी। ख्याति तो नहीं कहते उसको, कुख्याति देखिए, हर एक कहते हैं, लेकिन व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं, सामान्य व्यक्ति के साथ तो सरकार खड़ी है। जी हाँ, जो अपनी नकारात्मक मानसिकता के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो मान के चलिए कि उनके पोस्टर भी चस्पा होंगे और उनसे वसूली भी होगी। जो लोग, जिन लोगों ने गरीबों का, व्यापारियों का या फिर किसी सम्मानित व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके जबरन अपनी हवेली खड़ी की है, तो या तो वह हवेली वो वापस उनको करें, नहीं होती है तो इस सरकार की कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी। जो अवैध है वो अवैध ही रहेगा। तो एक सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी और वो बहुत पॉपुलर भी हुई कि यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी। तो ये यूपी प्लस योगी उपयोगी, योगी जी किसके लिए उपयोगी हैं? ये बात थोड़ा सा, क्योंकि गरीबों के लिए उपयोगी हैं, उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप कुछ लोगों का ख्याल रखते हैं, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग आपके निशाने पर होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय एक स्लोगन दिया उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, उन्होंने यही कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा होगा। 2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 18,000 आवास सैंक्शन हुए थे, वह आवंटित भी नहीं हुए थे। 2017 के बाद अब तक 43 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रदेश के अंदर मिला है। तो क्या उन 43 लाख परिवारों के लिए यह राज्य सरकार उपयोगी नहीं है क्या? 2017 के पहले कुछ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बामुश्किल मिल पाए थे, उसके लिए भी सिफारिश करनी पड़ती थी। हमारी सरकार आई, 2,61,00,000 परिवारों के लिए एक एक शौचालय बना दिए गए। उन 2,61,00,000 परिवारों के लिए हम लोग उपयोगी ही होंगे। 2017 के पहले प्रदेश में भूख से मौतें होती थीं। 2017 के बाद 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा और हर जरूरतमंदों को राशन की सुविधा प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो उन गरीबों के लिए जिनको आपदा के समय सरकार फ्री में राशन दे रही है, उनके लिए सरकार उपयोगी ही होगी। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हेल्थ सेक्टर की स्थिति बहुत खराब थी। यानी 1947 से लेकर 2017 तक क्या कर रही थी सरकारें? मुझे तो आश्चर्य होता है कि 1947 से 17 में 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज यूपी में बने थे गवर्नमेंट सेक्टर में, और इस समय उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से 61 जनपद में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बन रहा है। ये है उपलब्धि। प्रदेश ने आज हर एक क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में वे परिवर्तनकारी बनी हैं, उनकी खुशहाली का कारण बनी है। और ये योजनाएं हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा देख करके नहीं दी। सबका साथ, सबके विकास के भाव को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को ध्यान में रख करके इन योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू किया। आज इसका लाभ प्रदेश का हर व्यक्ति पा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार करेगी तो उपयोगी होगी। जो सरकार कुछ नहीं करेगी तो वह अनुपयोगी रहेगी। तो 2017 के पहले 2003 से 17 के बीच में जो तीन सरकारें आई थी, ये प्रदेश के लिए अनुपयोगी थी, प्रदेश के विकास में बाधक थी, और प्रदेश के विकास में ही नहीं, देश के विकास में ही बाधक थी। 2017 के बाद जो सरकार आई, वह न केवल विकास के मुद्दे पर, बल्कि हमारी सरकार ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य किया। देखिए, हम लोग राजनीति में आए हैं, सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए हैं।
एक संकल्प के साथ आए हैं, और संकल्प है एक, राष्ट्रवाद के मुद्दे से कभी इधर उधर नहीं होंगे। दूसरा संकल्प है सत्ता में रहेंगे तो सुशासन के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करेंगे। और तीसरा है अगर हम सत्ता में हैं तो हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए विकास को प्राथमिकता देंगे। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने तीनों संकल्पों को अक्षरशः लागू किया है। मैं सर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जरूर आऊँगा, क्योंकि वो एक ऐसा विषय है जिसको लेकर योगी जी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन एक बात, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जिक्र चला, प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी पिछले दिनों 2 फोटो बड़ी वायरल हुई थी। एक इसमें आपके कंधे पर हाथ उसको रख कर चल रहे थे, वो तो बड़ी उस पर चर्चा हुई। लेकिन एक काशी की भी तस्वीर आई कि आप और प्रधानमंत्री जी रात को 1 बजे स्टेशन पर सब जगह जाके चीज जगह का जायजा ले रहे हैं, डेवलपमेंट का जायजा ले रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो कहते हैं ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। तो आइडिया किसका था कि रात को निकल जाए, रात को जाकर के इस तरह से आपको लगा कि देखिए प्रधानमंत्री जी उस दिन रात्रि में थे, काफ़ी रात में उस दिन प्रधानमंत्री जी निकले थे। और ऐसा नहीं, काशी विजिट के दौरान प्रधानमंत्री जी अक्सर काशी के विकास कार्यों, क्योंकि काशी के प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद भी हैं, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री जी रात्रि में काशी के अंदर विकास कार्यों की विजिट में निकले हैं, रात्रि में निकलते हैं। और हाँ, उस समय केवल प्रधानमंत्री जी के साथ मैं ही रहता हूँ, बाकी कोई तामझाम नहीं रहता है। और हम लोग निकले थे देखने के लिए। 13 दिसंबर को जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम होना था, तो उस लोकार्पण के कार्यक्रम के दौरान कुछ चीजें थी, जैसे हमें ये चीज देखनी थी। उस दिन लगन बहुत ज्यादा थे, शादी ब्याह के बहुत सारे मुहूर्त थे, और मुहूर्त होने के नाते ये तय था कि अगर हम लोग सड़क पर आते तो आवागमन में बाधा हो सकती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों का ध्यान रखा। उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी ली कि भाई सड़क पे कब तक शादी ब्याह के सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे और कैसे हो पाएंगे। तो ये बताया गया कि साहब ये सब 11:30 बजे तक संपन्न हो चुका होगा। तो हम लोग 12 बजे के बाद फिर निकले, रात्रि 12 बजे तक निकले। उस दिन हम लोगों ने काशी के विकास के एक विजन को भी देखा था। उस दिन काशी वासियों ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए भव्य दीपावली का आयोजन भी किया था। तो दीपोत्सव का भी एक आयोजन काशी में था, और पूरे देश के लगभग 19 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस अवसर पर काशी में थे। तो उनके साथ भी विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी चर्चा किए थे। लगभग 6 घंटे तो ये चर्चा पर ही समय हम लोगों का व्यतीत हुआ, जिसमें विकास के विभिन्न मुद्दे पर, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के मुद्दे को लेकर के, और इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। और फिर रात्रि को 12 बजे के बाद हम लोग निकले थे, जिसमें काशी विश्वनाथ धाम को काशी के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कैसे हम स्मार्ट सिटी मिशन का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर, और काशी के अंदर रेलवे की, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट की तर्ज पर वह बन सके, वह काशी बनारस का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी प्रधानमंत्री जी ने रात्रि में देखा, उसका अवलोकन किया। यद्यपि वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं थे, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी, केवल हम ही 2 लोगों को रहना था, तो कोई अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं था संजोग से। लेकिन एक एक चीज को उन्होंने अवलोकन किया। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री जी वहाँ पर निकले हैं, और मुझे लगता है ये चीजें पहली बार देश देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री ने, अब तक होता क्या था, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता था तो अपने परिवार के बारे में सोचता था, और पहली बार देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसकी खुशहाली के लिए योजनाओं बनाना, उसको लागू करना, उसको हर यानी प्रभावी ढंग से उसके क्रियान्वयन की कार्रवाई करना, ये चीज देश ने देखा। दूसरा, आपने इतिहास के पन्नों में तो पढ़ा होगा
कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के बाद में हाथ काट दिए गए थे। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, कभी भारत महीन वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का हथकरघा, यहाँ का जो हैंडलूम से बने हुए वस्त्र थे दुनिया के अंदर प्रसिद्ध थे, और इतना महीन हुआ करता था कि अंगूठी के अंदर से उसको निकाल करके व्यक्ति उस वस्त्र को, दुनिया के सामने उसकी एक पहचान थी। लेकिन पता लगा बाद में विदेशी आक्रांताओं ने उनके हाथ काट दिए, उन कारीगरों की पूरी तकनीक नष्ट कर दी थी। पहली बार आपने आजाद भारत में देखा होगा, कोई प्रधानमंत्री अपनी आस्था, देश की आस्था का तो सम्मान करते ही हैं, आस्था की सम्मान करने के साथ ही उस आस्था को गौरवान्वित करने वाले तबके को भी सम्मानित करते हैं। प्रयागराज कुंभ में कुंभ की धारणा को बदलने वाला कार्यक्रम। कुंभ अब तक क्या था? कुंभ का मतलब गंदगी, भगदड़, अव्यवस्था, अराजकता, इसका पर्याय कुंभ माना जाता था। कुंभ दिव्य हो, भव्य हो। दिव्य और भव्य हो के लिए क्या क्या होना चाहिए? स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था। इस स्वच्छता के मानक पर खरा उतारने के लिए जिन स्वच्छता कर्मियों ने कार्यक्रम किया था, पहली बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन सभी स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। पहली बार आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान शिव का अभिषेक किया और दूसरी तरफ पुष्प वर्षा करके श्रमिकों को भी सम्मान किया। ये पहली बार ये देश देख रहा है कि हर एक व्यक्ति को सम्मान देना, उनके साथ सहभोज करना, और ये प्रधानमंत्री जी की संवेदना को प्रदर्शित करता है कि समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देना और उसके प्रोत्साहन के माध्यम से फिर समाज को भी उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर देना। काशी की घटना, प्रयागराज की घटना, ये सभी उसके उदाहरण हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उस दिन काशी में 13 दिसंबर को रात्रि में हम लोगों ने पूरे योजनाओं का वहाँ पे भ्रमण किया, वहाँ पे नज़दीक से उसको महसूस किया। एक दूसरा, प्रधानमंत्री जी के साथ जिस फोटो की आप चर्चा कर रहे थे, यही सामान्य फोटो, वही फोटो है जिसमें वह यही विकास और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करके सरकार को समाज के प्रत्येक तबके के लिए, देखिए हम लोग जब तक चुनावी समर में हैं हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब सत्ता में होंगे तो सत्ता के सिंहासन पर बैठने के बाद एक समदृष्टि सबके प्रति करना होगा। तब कोई अपना पराया नहीं, सबको एक समान दिशा से शासन की योजनाओं के साथ जुड़ना, कमजोर तबके के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाना। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से, जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का लाभ प्रदेश के लोगों को कई गुना स्पीड के साथ बढ़ा करके दिया है और आज उत्तर प्रदेश वासी उससे पूरी तरह लाभान्वित हो रहा है। पर एक बात और है योगी जी, आप जो लगातार कह रहे हैं सबके साथ सबका विकास की बात, सब वर्गों की बात, लेकिन कुछ लोग आरोप लगा, क्योंकि आपने अभी काशी की बात करी तो विपक्ष कहता है भाई काशी विश्वनाथ धाम एजेंडे में है, प्रयागराज आपके एजेंडे में है, अयोध्या आपके एजेंडे में है। लेकिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो एक नारा लगता था वीएचपी की तरफ से, तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो आप लोग जो है, जो मुगल पूरी एक सल्तनत थी उसकी भी बहुत सारी विरासत है, आप उसकी बात नहीं करते, उसके बारे में देखिए जैसी करनी वैसी भरनी। जो भारत की परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने के लिए आए थे, आज उनका स्वयं का नामो निशान मिट गया है। कोई कुल खानदान टॉर्च से ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने भारत के प्रति और भारतीयता के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया था, आज वे सभी नष्ट हो गए हैं। और राम, कृष्ण और भगवान शिव, ये तो भारत की सनातन आस्था के प्रतीक हैं। ये सत्य हैं, शाश्वत हैं, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में रहेंगे। और मुझे लगता है कि वह समय आ चुका है जब ये फिर से अपने वैभव को प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ पूरे भारत का वैभव इसके साथ जग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
भारत अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आज अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से यात्रा एक नई ऊंचाई पर विश्व पटल पर पहुंची है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, इन सभी तीर्थों के विकास की भी समग्र योजना पर सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है। प्रयागराज के विकास को लेकर के या विंध्यवासिनी धाम के विकास को लेकर के प्रदेश के अंदर उन सभी न केवल आध्यात्मिक धर्म स्थलों, आध्यात्मिक स्थलों के उन्नयन और उनके विकास के लिए, बल्कि देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए यह वर्ष देश की स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का वर्ष है। अमृत महोत्सव वर्ष पर हम इस बात को कह सकते हैं कि इस देश के अंदर उन सभी क्षेत्रों में विकास जो देश की स्वाधीनता के लिए जिन क्षेत्रों ने और जिन महापुरुषों ने योगदान किया है। अभी हम लोगों ने प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालय बनाए। आजमगढ़ में हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं महाराज सुहेलदेव के नाम पे। महाराज सुहेलदेव 11वीं सदी में पैदा हुए थे, बड़े पराक्रमी राजा थे और उस समय उन्होंने विदेशी आक्रांताओं की कुटिलता को पहचाना था। सालार मसूद को पूरी सेना के साथ कुचलने का कार्य अगर किसी ने किया था, महाराज सुहेलदेव ने किया था। 1000 वर्षों तक कोई उनका नाम यानी उनका नाम नहीं लेता था, उनके अनुयायियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करते थे। हमने महाराज सुहेलदेव के नाम पर आज विश्वविद्यालय का निर्माण हम लोग आजमगढ़ में कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम बहराइच में कर चुके हैं और उनका भव्य स्मारक बहराइच में हमारी सरकार बना रही है। ऐसे ही देश की आजादी के दौरान 1915 में जब ये देश गुलाम था, तब भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये जाट आइकॉन थे और इन्होंने उस कालखंड में भारत की अंतरिम सरकार का गठन करके भारत की स्वाधीनता का बिगुल फूंका था। उनके नाम पर विश्वविद्यालय, कहते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए ज्यादातर लैंड उन्होंने दी थी। एक भी शिलापट अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उनके नाम का नहीं है, लेकिन महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी सरकार ने अलीगढ़ में हम करने जा रहे हैं। ऐसे ही काकोरी कांड के जितने हीरो हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब के स्मारक को एक म्यूजियम के रूप में हम लोगों ने शाहजहांपुर में स्थापित किया है। यह वर्ष चौरी चौरा महोत्सव, चौरी चौरा की जो ऐतिहासिक घटना है, उस ऐतिहासिक घटना का यह वर्ष शताब्दी वर्ष है। चौरी चौरा से जुड़े हुए जितने भी ऐसे क्रांतिकारी थे, उन सब के सम्मान का हो। यानी प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रमों को प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई संदेह हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि राज्य सरकार न केवल स्पिरिचुअल टूरिज्म की दिशा से और उन तीर्थ स्थलों के विकास के लिए, बल्कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए स्थलों के विकास के लिए भी और प्रदेश के युवाओं को, अधिक से अधिक युवाओं को उसके साथ जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। महाराज जी, जो आपका नारा है बीजेपी का, फर्क दिखता है, एक जगह फर्क नहीं दिखता है, एक जगह लगता है कि सब कुछ बदल गया है क्या। आप राम जन्मभूमि की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, आप राम राज्य की बात करते हैं, आजकल अखिलेश जी भी राम राज्य की बात करते हैं, आप काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं, अखिलेश जी कहते हैं अभी काशी विश्वनाथ धाम की योजना तो हमने ही बनाई। आप मथुरा की बात करते हैं तो अखिलेश जी कहते हैं श्री कृष्ण जी उनके सपने में आते हैं। तो यहाँ पे लगता है फर्क साफ नहीं दिखता। सब लोग आजकल राम श्री कृष्ण की बात करते हैं, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। फर्क साफ है और पब्लिक इसको पहचानती भी है। राम का नाम हनुमान भी लेते थे, राम का नाम काल नेमी भी लेता था। राम भक्तों की पहचान और छद्म वेश में छुपे हुए काल नेमियों की पहचान भी जनता करती है। दूसरा, भगवान कृष्ण बहुत सारे लोगों को कोसते होंगे कि कैसे नालायक हो, अब सत्ता का फिर मोह अपना छोड़ नहीं पा रहे हो। जब हमने सत्ता दी थी, एक बार नहीं 4-4 बार सत्ता दी थी,
तब तो दंगा कराते थे। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में पहला दंगा कहां से हुआ था? मथुरा से कोसी कला से हुआ था। और अंतिम दंगा भी जवाहर बाग का हुआ था, वो मथुरा में ही हुआ था। तो भगवान कृष्ण तो उनको पहले ही कह चुके हैं कि भाई तुम्हें मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो उनको हमेशा के लिए भगवान कृष्ण ही छोड़ चुके हैं, इसलिए भगवान कृष्ण उनको कोसते होंगे कि जब सत्ता दी थी तब मेरे एक मथुरा में दंगा करवाते थे, तब वहां जवाहर बाग की घटना के माध्यम से दहशत पैदा करते थे, उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भूमि को कलंकित करने का कार्य करते थे। और आज मेरा नाम लेने में संकोच नहीं होता है क्या? जब सत्ता में थे और बिना मांगे केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन दे रहे थे, तब सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी कि साहब राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, तो काल्पनिक हैं। जब हम काल्पनिक हैं तो फिर हमारी पूजा क्यों कर रहे हो जी? क्यों सपने में तुम्हारे में आ रहा हूं, तुम्हें चेतावनी देने के लिए आ रहे हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारा बचपना ऐसे रहेगा, बचकानी हरकतें ऐसी रहेंगी, इसलिए तुम पहले अपनी बचकानी हरकतों को ठीक करो। इसलिए भगवान कृष्ण ने जरूर चेताने के लिए आते होंगे, और ये फर्क प्रदेश की जनता साफ देख रही है। पर महाराज जी, क्या अयोध्या में, क्योंकि मंदिर निर्माण का रास्ता तो साफ हो गया, वो आपकी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या ये भी है कि ये बार बार इस मुद्दे को बीजेपी किसी न किसी रूप में उठाती है? क्योंकि आज ही खबर आई कि आप कोठारी बंधु जो 1990 में जो कार सेवक थे, जो पुलिस की गोली से जो शहीद हो गए थे, आप उनकी बहन से मिलने गए, तो कहीं ना कहीं एक सांकेतिक रूप से लोगों को याद दिलाने की जरूरत है कि देखिए कोठारी बंधु 1990 में श्री राम कोठारी और श्री शरद कोठारी, इन दो नौजवानों की हत्या उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली मार करके की थी। और अयोध्या में लाखों ऐसे राम भक्त शहीद हुए थे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। आज उन सभी आत्माओं को शांति मिल रही होगी जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, वे दिव्य आत्माएं जहां भी होंगी, जहां से भी देख रही होंगे, उनको जरूर तसल्ली होती होगी कि देखिए हम जिस संकल्प के लिए बलिदान हुए थे वह संकल्प अंततः पूरा हुआ, भगवान राम ने उस संकल्प को पूरा किया है। एक और भगवान राम का भव्य मंदिर बनने दीजिए। हम इन सभी जितने भी लोग अयोध्या में शहीद हुए हैं राम जन्मभूमि के लिए, उन सब का एक भव्य स्मारक भी बनाएंगे जिसमें उनका नाम हम वहां पे अंकित करवाने का कार्य भी करेंगे। तो महाराज जी, अब जबकि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, सवाल ये कि आपका मुख्य मुद्दा जो है, जिसको कहते हैं कि लड़ाई में जाने से पहले एक मुख्य जो होती है, वो क्या होगा? क्या वो उत्तर प्रदेश का विकास होगा या सांस्कृतिक विरासत को सहेजना होगा, अयोध्या, मथुरा, काशी, या राष्ट्रवाद होगा? मुख्य मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, हम लोग जब भी चुनाव में आते हैं राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे को लेकर के जाते हैं, और इन तीनों मुद्दों के लिए आवश्यक होता है कानून का राज। कानून का राज ये हमारी प्राथमिकता है। हर एक व्यक्ति को सुरक्षा, सबको सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सरकार सबको सुरक्षा की गारंटी देगी, और मैं इस बात को बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार में दंगे नहीं हुए, हमारी सरकार में कोई आतंकी घटनाएं नहीं घटित हुई, हमारी सरकार के समय सभी पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। लाखों लोग और प्रयागराज कुंभ में माघी पूर्णिमा के दिन 5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। सारा आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। ये सब सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, इतनी बड़ी सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, और उन कार्यक्रमों को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। सरकार राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के अपने एजेंडे को लेकर के जाएगी। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जिस बेहतर स्थिति के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार जानी गई है, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखना, हर एक को सुरक्षा देना, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना, इस सरकार की प्रतिबद्धता रही है।
हम उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी कार्य करेंगे। तो महाराज जी फिर सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे चेंज हुए हैं, फर्क दिखता है, फिर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भी अब फ्री बीज की राजनीति में घुस गई है, क्योंकि विपक्ष कहता है, अखिलेश कहते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, तो बीजेपी ऐलान कर देती है बिजली के रेट हाफ कर देती है। हमने बिजली के रेट हाफ नहीं किए हैं। देखिए, जो परंपरागत डिमांड थी किसानों के ट्यूबवेल को लेके, अभी तो आप उसकी बात कर रहे हैं, अभी पीएम कुसुम योजना आने दीजिए। हम बहुत शीघ्र अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि किसानों को सिंचाई की योजना के लिए, देखिए हमारी सरकार ने एक तो उपलब्धि हासिल की कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचन की जितनी क्षमता है 1947 से लेकर के 2017 तक जितनी क्षमता विकसित नहीं हुई, अकेले 17 से लेके 21 के बीच में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा दी, और ये सभी सिंचाई फ्री में है, इसका कोई शुल्क नहीं है। हमारे पास 67 लाख हेक्टेयर लैंड ऐसी है जिसमें हमारे पास 67% लैंड प्रदेश के अंदर ऐसी है जिसमें हम सिंचाई की सुविधा प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं, और इसमें तेजी के साथ वृद्धि की जा रही है। हम लोग कार्य योजनाएं तैयार किए हैं कि अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर पीएम कुसुम योजना लागू करके हर एक किसान को हम सोलर पैनल देंगे। एक ग्राम पंचायत में सोलर पैनल के माध्यम से हर एक गांव में सिंचाई की सुविधा फ्री में हम उपलब्ध करवाने की दिशा में कर रहे हैं। ये घोषणा नहीं, देखिए घोषणा वो करते हैं जिनको करना नहीं होता है, जिनको करना होता है वो घोषणा नहीं करते, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और हमने पिछली सरकार ये कुछ भी घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे, फ्री करेंगे, ये करेंगे, जब सत्ता थी तब क्या कर रहे थे? तब तो बिजली नहीं दे रहे थे। जब बिजली ही नहीं दोगे तो फ्री की बात कहां से आएगी? तुम तो शोषण कर रहे हो जनता का, बिजली नहीं दोगे लेकिन मीटर का किराया लोगे। ये फिक्स चार्ज पब्लिक से लेते थे, किसानों से लेते थे। हमारी सरकार ने जो फिक्स चार्जेस थे उसको हाफ किया है। पर यूनिट बिजली हमें 7 रुपए में पड़ती, हम 3 रुपए में किसान को देते थे, हमने उसको भी हाफ किया है। तो किसान को राहत देने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई हमारी पहले से प्रचलित थी। अखिलेश जी से मैं बोलना चाहूंगा कि अखिलेश जी ने तो अपने समय में बिजली दी ही नहीं प्रदेश में, उनको इस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता उन पर विश्वास करेगी भी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का मतलब इनकी पहचान अंधेरा है। इनको अंधेरा अच्छा लगता है, क्योंकि एक कहावत है ना कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, और मुझे लगता है कि इनको अंधेरा अच्छा लगता है। सपा, बसपा, कांग्रेस अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, और इसलिए अपने कालखंड के दौरान इन लोगों ने प्रदेश की जनता को अंधेरे में धकेला। हमारी सरकार 2017 में आई, मार्च 17 के बाद जैसे मैं मुख्यमंत्री बना था, मेरे पास पावर कॉर्पोरेशन के लोग आए, कहा साहब गोरखपुर में 24 घंटे बिजली देनी है। मैंने कहा किस स्कीम के अंतर्गत? उन्होंने कहा नहीं साहब सीएम सिटी के नाते। तो मैंने कहा भी मत दीजिए। सही भौचक थे, क्योंकि इससे पहले तो सबको मिलता था। मैंने कहा देखो, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए इसलिए नहीं आया हूं कि केवल गोरखपुर का विकास करूंगा, मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर काम होना है। और मेरे लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है, मुझे उसके लिए कार्य करना है। इसलिए जिस दिन प्रस्ताव आप पूरे प्रदेश का बनाओगे उसी दिन गोरखपुर पे भी लागू होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि अप्रैल 2017 में प्रथम सप्ताह में हमारी सरकार ने तय कर लिया था प्रदेश के अंदर हम हर जनपद को बिजली देंगे। आज प्रदेश के हर जनपद को हम बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली ये हम दे रहे हैं। दूसरा, हमारे कुछ मित्र ये भी कहते हैं कि साहब हमने बिजली का प्रोडक्शन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कुल बिजली का जो प्रोडक्शन है उसमें से 1/3 बिजली का प्रोडक्शन इन 5 वर्षों में हम लोगों ने किया है। और हम लोग जो हमारे इस समय पावर प्रोजेक्ट के कार्य चल रहे हैं, जब ये पूरे होंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट होगा। ठीक, हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को तो 24 घंटे बिजली दे ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट होने के नाते तमाम अन्य राज्यों को भी बिजली की आपूर्ति करता हुआ दिखाई देगा।
उद्योगों को हम बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ये जो फ्री की बात करते हैं, मुझे लगता है ये गुमराह करने वाली बात करते हैं, क्योंकि इनके पास इसका कोई एजेंडा नहीं। ये सब घोषणावीर हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। जब कोई भी औजार और कोई भी शस्त्र इनके पास नहीं, तो उसके बाद फ्री 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 की बात करते हैं। फ्री हमने किया है, जहां आवश्यकता थी हमने किया है, लेकिन हां, आम नागरिक पर बोझ डालने की बजाय, किसी भी तबके को अनावश्यक बोझ तले दबाने की बजाय हमने अपने रिसोर्सेस बढ़ाए, आमदनी के स्रोत बढ़ाए, और आमदनी बढ़ाने के बाद हमारे पास जो पैसा सरप्लस आया विकास कार्यों में लगाया। उसके बाद जो बचत हुई, कभी किसानों का कर्ज माफ हुआ, कभी युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्य हुआ, कभी 15 करोड़ गरीबों को फ्री में अन्न योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया। ये सरकार की योजनाएं लोक कल्याणकारी हैं और हर एक तबके में बिना भेदभाव के देने वाली योजनाएं हैं। हमने चेहरा देखकर के योजनाएं नहीं बनाई, जाति मत मजहब देख के योजनाएं नहीं बनाई, हमने तो सबका साथ और सबके विकास की योजना को ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ठीक है महाराज, जिस समय आपका बहुत कीमती है, इसलिए जल्दी से छोटे छोटे एक दो सवाल, उसके बाद कुछ एक सवाल मैं ऑडियंस की तरफ से भी लूंगा। बुआ बबुआ आपसे 2019 में जो उत्तर प्रदेश के आखिरी चुनाव हुए थे, तो बुआ बबुआ दोनों मिल के मुकाबले में थे। इस बार टक्कर किससे है, बुआ से बबुआ से, क्योंकि दोनों अलग अलग है। देखिए, उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन 2019 का था। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, ये सब मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे। ये सभी लोग लड़ रहे थे। जनता ने 64 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में दी, 10 सीट बहुजन समाज पार्टी को दी, 5 सीट समाजवादी पार्टी को दी और 1 सीट कांग्रेस को दी। और 2022 के जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे, मुझे लगता है आज बुआ और बबुआ का गठबंधन नहीं है। दोनों, जो हम पहले बोलते थे कि चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, ये एक दूसरे को कोसते हुए दिखाई देंगे चौराहे पर। और जो जनता इनको वोट देगी, वो स्वयं अपने को कोसेगी कि हमने कैसे लोगों को दिया है कि जो एक दूसरे को अब नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। यानी सामान्य शिष्टाचार भी बंद है दोनों पार्टियों में। एक सामान्य शिष्टाचार भी जो होता है, उसको भी नहीं निर्वहन करते हैं। राजनीति में चुनाव होते हैं, चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार बंद नहीं होना चाहिए जी। लेकिन उन्होंने वो शिष्टाचार भी बंद कर दिया। एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते। अगर कहीं दोनों के समर्थक आ जाते हैं, दोनों के नेता आते हैं, तो हमें अतिरिक्त फोर्स बीच में बैरियर के रूप में लगानी पड़ती है। ऐसा ना हो कि दोनों में मारपीट हो जाए। हाँ, वही हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो इतिहास ही ऐसा रहा है। विधानसभा में जब बीएसपी के सदस्यों पे टूटे थे, गेस्ट हाउस बहुत चीजें के साथ जो इन्होंने गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस का कांड किया था, और भी जो करते थे ये लोग, जो सड़कों पे इनके तमाशे होते थे, जगह जगह होते थे, वो सब सपा का एक जीन्स का पार्ट है। वह उससे कभी अलग हट ही नहीं सकते, क्योंकि बुरी आदतें अचानक छूटती नहीं हैं। उसको तो जब हम लोग डंडे से छुड़वाते हैं कभी कभी, तब वो कुछ दुरुस्त होता हुआ दिखाई देता है। योगी, अन्यथा वो सुधरेगा नहीं, वो कभी सुधरने वाला नहीं। इसलिए जनता उनको वोट नहीं देने वाली है। लोकसभा चुनाव 2019 इस बारे में थोड़ा दिखाता है। आश्चर्यजनक उस समय परिणाम आए थे। उस समय भी लोग यही कहते थे कि बीजेपी नंबर 1 पर रहेगी, हर व्यक्ति बोलता था, लेकिन गठबंधन दोनों मिलकर के बीजेपी से आगे बढ़ जाएगा, ये बोलते थे। लेकिन मैं तब भी कहता था कि बीजेपी 65 सीट जीतेगी। बीजेपी ने 64 सीट जीती थी 19 में, और बीजेपी 64 सीट जीतने के बाद सेकंड पोल बीएसपी की थी, 10 सीट प्राप्त की थी। क्या परिणाम आएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस के आंकड़े को पार करेगी। बाकी इनको भी कुछ स्थान मिलेगा, क्योंकि हमें सदन में कुछ तो बोलने के लिए आमने सामने कुछ दिखने चाहिए चेहरे। विपक्ष का चेहरा तो भी विपक्ष को भी, लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, एक विपक्ष के भी कुछ चेहरे होने चाहिए। ये लोग आएंगे और आने देना चाहिए। मुझे लगता है उसको लिए कोई रोक टोक भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से आखिरी सवाल जल्दी से। एक बात ये कि योगी जी इन चुनाव में
अयोध्या से लड़ेंगे कि मथुरा से लड़ेंगे, बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं। और दूसरी बात, क्योंकि हमारा हैशटैग है इस कॉन्क्लेव का, कितना बदला यूपी, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा कितना बदला यूपी? देखिए, इलेक्शन कहां से किसको लड़ना है ये पार्टी तय करती है। पार्टी कहां से तय करेगी? जहां से कहेगी पार्टी मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। इससे पहले मैं 5 बार गोरखपुर से सांसद रहा हूं। पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। एक दूसरा, मैं कह सकता हूं 5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की परसेप्शन को बदला है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश और दुनिया की धारणाओं को बदला है। जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास में बाधक माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश आज देश के विकास का एक अग्रणी प्रदेश बनकर के उभर करके सामने आ रहा है। वह उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग मानते थे वहां कोई सुरक्षा नहीं, आज उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में हर निवेशक, देश और दुनिया का निवेशक देखता है। और मैं तो इस बात के लिए कह सकता हूं उत्तर प्रदेश वासियों से कि लड़ाई केवल सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई तो उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 प्रदेश के रूप में स्थापित करने की लड़ाई है। और उसमें विपक्ष बाधक है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने की क्षमता रखती है और ये दोनों मिलकर के उसको नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर। अरे मैं इससे पहले अवधेश जी से सवाल लूँ, एक चीज छोटी सी अवधेश जी, क्योंकि जब बदलाव की बात चल रही है कि भाई क्या बदला है, तो मैंने एक बदलाव और देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। काशी में हम भी थे महाराज जी, जब शादियां ब्याह होती है, आपने लगन का जिक्र किया, शादी ब्याह लगन, पहले गाने बजते थे उत्तर प्रदेश में शादी ब्याह में, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आज की तारीख में शादियों में गाने बजते हैं, आएंगे तो योगी जी, आएंगे तो योगी जी, और इस पर डिस्को चल रहा होता है। तो ये भी एक बदलाव मुझे। लेकिन अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अवधेश जी आपका सवाल। योगी जी, मैं अवधेश कुमार हूँ, परिचय इन्होंने दे दिया है। मैं दिसंबर से ही आपके प्रदेश में हूँ। मेरे एक ही सवाल है, लेकिन उसके अंग अलग अलग है। आपको इस समय अगर उत्तर प्रदेश की जनता को कहना होगा कि किसी सूरत में विपक्ष का समर्थन मत करो, अपनी बात तो आप कह रहे हैं विपक्ष का, तो उनको क्या कहेंगे? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके बसपा सपा के अलावा 2 बड़े विरोधी हमने देखे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, पूरे भारत में और दुनिया में भी जो हमने समझा है, जो भी मोदी अमित शाह और योगी को हराना चाहते हैं, उनके लिए वो एक बड़ा एजेंडा है। वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, भारत में भी है, दुनिया में भी है, उनके प्रभाव भी हैं। वो बहुत प्रकार से इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन काम कर रहे हैं। एक तो उनके भी, वो जो जनता के बीच जा रहे हैं, उनके मुकाबला के लिए, डिसइंफॉर्मेशन के लिए या उनसे चुनौती के लिए क्या है आपकी तैयारी? दूसरा जो विपक्ष हमने आपका देखा है उत्तर प्रदेश में, कि मैं मुसलमानों के बीच जा रहा हूँ, मुसलमान एक कह रहे हैं कि भैया ये तो सरकार हिंदुओं की है, सारे क्रिमिनल क्या हमारे पास रहे हैं, सारे माफिया हमारे ही है, हमारे बुचर खाने इन्होंने बंद करा दिए हैं, तो हमारे खिलाफ धर्म वाले कानून बना दिए हैं, तो हमको तो इस सरकार को हराना है चाहे कोई जीते। तो वो ये जो 2 बड़ी शक्तियां हैं, इसके अलावा उनके बारे में आपकी क्या धारणा है, कैसे निपटेंगे? क्योंकि यूपी का चुनाव में जैसा कहा, वो एक विश्व के उन वर्ग के लिए एक बड़ा चुनाव हो गया। अवधेश जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आप यहाँ पे दिसंबर से हैं, मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। आप एक बहुत अच्छे स्तंभकार हैं और देश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर आपकी लेखनी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा भी है और पढ़ा भी है। बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से आपने देश की ज्वलंत समस्याओं को हमेशा ध्यान आकर्षित किया है। आपने जो 2 मुद्दे उठाए हैं, देखिए 2 चीज़ें मैं बहुत साफ मैं भी कहना चाहता हूँ। एक, हम लोग जब सरकार में आए थे 2017 में, तो हम लोगों ने एक चीज़ उस दिन तय कर ली थी कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार करते हुए कार्य करेगी। हमने विकास की योजनाओं को सबको दिया, योजनाओं का लाभ सबको दिया, विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं किया। और अगर कोई इसे हमारी कमजोरी मानता है तो ये कमजोरी हमेशा हमारे साथ रहेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद
हम सबका संस्कार है, अपने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे से हम लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। दूसरा, कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है, और हम लोग उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। योगी जी का यही अंदाज जो है उनको बहुत लोकप्रिय बनाता है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करके इस सत्र का समापन करूंगा। ये भूलना नहीं चाहिए कि योगी जी एक विकास के इशू पर भी एक पैमाना गढ़ते हैं, क्योंकि योगी जी जिस गोरखपुर से आते हैं, जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ 40 साल के अंदर 50,000 बच्चे एन्सेफेलाइटिस से उनकी मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई। लेकिन 2017 में जब से योगी जी ने सत्ता संभाली, 2017 में 95% जो है एन्सेफेलाइटिस से जो बच्चों की मृत्यु होती थी उस पर कंट्रोल किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मुझे लगता है शायद ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां आपके खाते में और आएंगी। आदरणीय, आधी आबादी का एक प्रश्न जी, आधी आबादी से भी एक प्रश्न। अच्छा चलिए जल्दी से। माननीय प्रणाम, मैं स्क्वाड्रन लीडर राखी अग्रवाल। एक छोटा सा प्रश्न। 2022 के चुनाव में भारतीय राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भाजपा की क्या सोच, क्या योजना है? जो सशक्तिकरण की मुहिम चल रही है, जो सम्मान आप लोग देते हैं, जो संवेदनशीलता है हम लोगों के प्रति, क्या वो चुनावी टिकट देने के रूप में भी परिलक्षित होगी? शुक्रिया, बैठिए। देखिए, ये हम सब की हार्दिक इच्छा होती है कि आधी आबादी को भी भरपूर सम्मान मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ तो अभी पिछले दिनों पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव का परिणाम आप लोगों ने देखा होगा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण है, और उसमें आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, 56% स्थानों पर महिलाएं जीती। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 54% स्थानों पर ब्लॉक प्रमुख महिलाएं बनी। ग्राम प्रधानों में 33% के आरक्षण के सापेक्ष अगर हम देखें तो लगभग 50% से ऊपर ग्राम प्रधान महिलाएं बनी। ऐसे अलग अलग उसमें बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व वहां देखने को मिला। और मिशन शक्ति का प्रदेश सरकार का जो अभियान है, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में, और केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। नौकरियों में भी हम लोगों ने, पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती रही हो, या फिर अन्य सभी भर्तियों में भी हमने बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे प्रतिनिधित्व दिया। जहां तक चुनावी राजनीति है, हम लोगों की इच्छा होगी कि अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट भी मिले, लेकिन अंततः चुनाव तो जीत और हार पर निर्भर करता है। जो जीतेगा, अगर आपराधिक छवि का नहीं है, तो मैं मान सकता हूं कि महिलाएं आपराधिक छवि की नहीं है। लेकिन बाकी अन्य प्रत्याशियों में भी जो बेदाग छवि के होंगे, उसमें से तय होता है कि कौन व्यक्ति कहां पे फिट बैठ सकता है। ये सभी चीजें देखनी होती हैं, तो यह पब्लिक को तय करना होता है अंततः। मुझे लगता है कि बहुत बार तो होता क्या है कि महिला कैंडिडेट हम देते हैं, महिलाएं वोट नहीं दे पाती उसको, महिला ही महिला के विरोध में खड़ी हो जाती है।
इसलिए मुझे लगता है जब तक उतनी जागरूकता हम पैदा नहीं करते हैं तब तक हमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाने चाहिए और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उनको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का भरपूर अवसर देना चाहिए। जब उन्हें भरपूर अवसर मिलेगा, कोई कारण नहीं कि जैसे आज हर एक क्षेत्र में, यानी अब तो आर्मी में भी सभी, उसमें आप स्वयं आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कोई कारण नहीं कि राजनीति में भी न्याय और स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में तो आई हैं, अच्छा स्थान बनाई है। और मैं तो आंकड़े देख करके दंग था, जब 33 के सापेक्ष हम लोग 54 और 56% ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष महिला वहां पर जीत करके गई थी। ये सभी आंकड़े हम सबको चौंकाने वाले नहीं बल्कि समाज के अंदर आने वाले परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है कि पब्लिक से भी सीधे चुन करके उस प्रकार की स्थिति बने। हमें उसके लिए भी व्यापक अभियान और जागरूकता आगे फैलाने की आवश्यकता होगी और जरूर हम इस प्रकार के प्रस्ताव का स्वागत करेंगे। चलिए सर, बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन समय इतना ही है, मैं माफ़ी चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर महाराज जी आप यहां आए और उसके लिए आपने इतना हमें समय दिया, हम बहुत आभारी हैं। और अब आपकी कह सकते हैं कि चुनौती और परीक्षा का समय शुरू होता है अब, और उम्मीद करेंगे कि ये जो परीक्षा आपकी होगी इसमें आप एक बार फिर से जो है विजयी हों और उसके बाद डीडी के मंच पर। लेकिन फैसला तो जनता को करना है, उत्तर प्रदेश की जनता को करना है, उसके फैसले का हमें इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका डीडी बहुत न्यूज़ बहुत को मैं शुक्रिया। धन्यवाद दूंगा और मुझे लगता है पहली बार मैं महानिदेशक दूरदर्शन का भी हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार के कॉन्क्लेव का एक मंच दूरदर्शन का भी सजाया है। ये नेशनल चैनल है और मुझे लगता है कि देश की जनता इसी रूप में देखना चाहती है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का, विभागीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, महानिदेशक दूरदर्शन का और दूरदर्शन परिवार का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का प्लेटफॉर्म एक कॉन्क्लेव के रूप में खुला मंच दिया, जिसमें खुले मंच पर और सबको स्थान दिया। यानी इसमें सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं आएंगे, विपक्ष के लोग भी अपनी बात को कह सकते हैं और बेबाक तरीके से बोल सकते हैं। ये एक अभिनव प्रयोग है, होना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है और ये कार्य किया है। मैं इसके लिए आपको और पूरे दूरदर्शन परिवार को धन्यवाद देता हूं। मैं अनुरोध करूंगा दूरदर्शन महानिदेशक महोदय से कृपया मंच पर पधारें और मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। संगीत की आवाज धीमी करें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे दूरदर्शन कॉन्क्लेव में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक फोटोग्राफ दूरदर्शन परिवार के सभी लोग मंच पर आ जाएं। तो आप देख रहे थे लखनऊ में डीडी कॉन्क्लेव, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेबाकी से अपनी राय रखी। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव है, आज उसका